नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15 और 16 सितंबर को अदानी मामले को लेकर दो खबरें आई हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की रिपोर्ट छपी है, मगर एक दिन पहले 15 सितंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री ने अदानी मामले पर एक छोटा सा बयान दिया है। शायद उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी है। यह भी देखने की बात है कि अखबार ने अदानी मामले पर वित्त मंत्री के बयान को कितनी कम प्रमुखता से जगह दी है। असित रंजन मिश्रा, श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी ने यह इंटरव्यू किया है। पहले पन्ने पर इस इंटरव्यू को लेकर बड़ी सी हेडलाइन है, मगर इस हेडलाइन से अदानी मामले में जवाब का अंदाजा नहीं मिलेगा। एक ही अखबार में इंटरव्यू दो बार छापा गया है। पहले पन्ने पर जो छपा है उसमें सवाल का साफ पता नहीं चलता, बस इतना लिखा है कि हिंडनबर्ग मामले पर वित्त मंत्री ने क्या कहा, मगर इस पर जो जवाब है उसे पहले पन्ने पर जगह नहीं मिली है। पेज नंबर 6 पर इस तरह से कोने में छापा गया है, यानी कम प्रमुखता से। हम अखबार की प्राथमिकता का सम्मान करते हैं कि वह किस हिस्से को पहले रखता है और किसे बाद में, लेकिन हम अपनी नज़र का भी सम्मान करते हैं कि अदानी का हिस्सा इतना नीचे क्यों है, हेडलाइन में भी उसका जिक्र क्यों नहीं। इसी अखबार के पेज नंबर 7 पर पूरा इंटरव्यू छपा है वित्त मंत्री की तस्वीर के साथ। यहां पर वो सवाल है, मगर सवाल में अदानी का जिक्र नहीं है। अंग्रेजी में इस तरह से पूछा गया है कि हाउ डू यू लुक बैक हिंडनबर्ग सागा एंड आवर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बस पहले आप नोट कीजिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जगह हिंडनबर्ग सागा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गलत नहीं है, मगर किस तरह एक शब्द के जरिए सारी रिपोर्ट को समेटने की कलाकारी नजर आती है। इस सवाल को इस तरह से पूछा गया है जैसे पूछने की रस्म अदा कर ली गई हो। इस सवाल में अदानी का नाम तक नहीं है और नई रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। कोई भी बिजनेस संपादक इस सवाल को देखकर मुस्कुरा देगा। आप पाठक को यह समझना है कि कितना मुश्किल हो गया है किसी मामले में वित्त मंत्री से खुलकर पूछ लेना। इतने बड़े मामले में वित्त मंत्री से कैसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए, यह एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है जिसे पत्रकारिता के क्लास में पढ़ाया जाए। एक शानदार अखबार किस तरह से अपना असर गंवाता जाता है। रिपोर्टर में कोई कमी नहीं होती है, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि हर सवाल उनसे उनकी नौकरी की कीमत मांग रहा है। हम समझते हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं। हर जगह बेहतरीन पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है, वरना स्थिति सामान्य होती तो यही पत्रकार वित्त मंत्री से ऐसे ऐसे सवाल करते कि उनके लिए जवाब देना भारी पड़ जाता। वित्त मंत्री कहती हैं अपने जवाब में कि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जो उन सभी देशों में होती है जहां भी स्थापित बाजार हैं और वैश्विक मौजूदगी वाली विशाल सूचीबद्ध कंपनियां हैं। भारत में नियामक काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी लुका छिपी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कंपनी संचालन सबके सामने आ जाता है और इस कारण इसमें सुधार भी होता है। यहां तक कि अनुपालना के बारे में बाजार को बेहतर सूचना होती है। मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा ही होगा, इससे देश को फायदा होगा। अदानी मामले में जो रिपोर्टिंग हो रही है उस एपिसोड से देश को फायदा होगा, यह वित्त मंत्री कह रही हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब गौतम अदानी ने कहा कि भारत पर हमला है। वित्त मंत्री कह रही हैं शायद कि इस एपिसोड से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर बढ़ी है और बाजार को बेहतर सूचना मिल रही है कि नियमों का पालन हो रहा है। तो हो क्या रहा है इस देश में? यहां वित्त मंत्री कह रही हैं कि शॉर्ट सेलिंग आम बात है, फिर तो हिंडनबर्ग को बधाई दीजिए, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है, वित्त मंत्री कह रही हैं। जवाबों के इस खेल को आप समझ पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं? वित्त मंत्री अदानी मामले के सकारात्मक असर की बात कर रही हैं, ये तो और भी गजब है, और कह रही हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर बढ़ी है और पूरे देश को फायदा होगा। क्या ये कमाल की बात नहीं है? आपको हम याद दिला दें कि जब अदानी मामले पर OCCRP की रिपोर्ट आई तो उसे एंटी इंडिया बताया गया। अब वित्त मंत्री कह रही हैं कि इस एपिसोड से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फायदा होगा, देश को भी। क्या वित्त मंत्री OCCRP की रिपोर्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा था कि OCCRP की रिपोर्ट के पीछे जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें हैं जो भारत विरोधी हैं।
आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर जे मजूमदार की एक खबर छपी है। इस खबर में बताया गया है कि 2022 में मॉरिशस के रेगुलेटर ने अदानी समूह में निवेश करने वाली एक कंपनी का बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया। इस फंड का नाम है EIFM, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8 महीने पहले ही यह काम हो गया था। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने पाया कि इस फंड ने कई नियमों का उल्लंघन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है। जांच में पाया गया कि यह फंड अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड नहीं रखता है, लेन देन का हिसाब भी नहीं। जे मजूमदार ने लिखा है कि यह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेबी के रिकॉर्ड में अदानी में निवेश करने वाले जिन 2 फंड की जांच हो रही है, EIFM उनका महत्वपूर्ण शेयर होल्डर बताया गया है। अब बताइए आपसे क्या क्या छिपाया जा रहा है। अदानी समूह के शेयर होल्डर फंड EIFM का मॉरिशस ने बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि यह फंड मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे और क्लाइंट का रिकॉर्ड नहीं रखता है। अदानी मामले पर खबर छपती है और गायब हो जाती है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। 5,000। यहां पता नहीं EIFM ने कितना पैसा इधर से उधर कर दिया होगा कथित रूप से। वित्त मंत्री कह रही हैं कि नियामक अपना काम कर रहा है, उससे ज्यादा तो ये पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। फिर भी 8 महीने में उस नियामक का काम खत्म नहीं हुआ। सेबी अभी तक अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि EIFM उन 2 फंड को कंट्रोल करती है जिनका संबंध विनोद अदानी से जुड़े 2 लोगों से है। क्या सेबी अब भी इसकी जांच करेगी? अब आते हैं GDP डिबेट पर। भारत की GDP बढ़ रही है या घट रही है? उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा शहर का फ्लाईओवर देखकर अपनी और देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा मत लगाइए। कभी कभी अपनी जेब में भी झांक लिया कीजिए। हमारा समाज बहुत ठीक से जानता है पड़ोसी और रिश्तेदार से आर्थिक हालत कैसे छिपाई जाती है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से हमारी सरकारें जान गई हैं कि देश की आर्थिक हालत जनता से कैसे छिपाई जाती है। इस तरह से हम एक ऐसी व्यवस्था में रहने लगे हैं जहां सभी एक दूसरे से अपनी आर्थिक हालत को लेकर झूठ बोल रहे हैं और ना तो घर की हालत का सही अंदाजा मिल रहा है ना देश का। दोस्तों से अपनी आर्थिक हालत को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और रिश्तेदारों से घटा घटाकर बोलने की सामाजिक प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि हो सकता है कि लोगों को इस बात से फर्क ना पड़े कि देश की आर्थिक हालत को लेकर गलत बोला जा रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक मोदी ने जब पकड़ा कि GDP के आंकड़ों को लेकर झूठ बोला गया है, अप्रैल से जून 2023 तक की तिमाही की GDP 7.8% नहीं है, 4.5% है, तो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसका विरोध किया। कहा कि इस लेख का आधार सही नहीं है। 15 सितंबर के बिजनेस स्टैंडर्ड में अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन का एक रिसर्च आर्टिकल छपा है। उन्होंने अपने लेख में अशोक मोदी के लेख के तरीके की आलोचना की है और कहा है कि सही नजरिए से देखें तो सूरत कुछ और नजर आती है, दरअसल वही नजर आती है और उससे भी खराब नजर आती है। अरविंद सुब्रमण्यन मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। यह उनके लेख की तस्वीर है। क्या अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ रही है या नीचे की तरफ ढल रही है? आइए समझते हैं भारत के विकास की कहानी। अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी में यही मतलब होगा। यह लेख इस सवाल से शुरू होता है कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही की GDP 7.8% बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि G20 देशों में यह सबसे ज्यादा है। क्या यह सच है? इसी सवाल का जवाब यह लेख देता है जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। 10 साल हो गए भारत की अर्थव्यवस्था पर तमाम दावों को लेकर ऐसे ही लेख पढ़ते हुए निकल गए। राजनीतिक हंगामों के बीच आर्थिक खबरें छूट जाती हैं। इनका यही तरीका है कि अलग अलग जगहों पर छपी खबरों को एक जगह लाकर देखा जाए कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन का कहना है कि GDP को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो तस्वीर ज्यादा बेहतर नजर आएगी। खर्चे के हिसाब से देखने पर हमेशा ही हिसाब में भारी अंतर दिखता है और यह सरकार भी मानती है। यह बताने के बाद अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन एक चार्ट बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी समझा देते हैं। यह भी अखबार में छपा है।
नारंगी रंग की रेखा आपको बता रही है कि 2021 से 2023 के पहले आधे हिस्से तक अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर चढ़ती है। बीच बीच में रफ्तार धीमी भी होती है, लेकिन 23 के बाद धड़ाम से नीचे आने लग जाती है और यह गिरावट साधारण नहीं है, बल्कि 14% की गिरावट है। यही वो गिरावट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का हाल बता रही है। अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन यह भी बताते हैं कि जीडीपी के डेटा तैयार करने में भारत जिस प्रक्रिया को अपनाता है उसकी बहुत मुश्किलें हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय तरीका है उसे नहीं अपनाया जाता है। यह थोड़ा तकनीकी मामला है तो हम इसे छोड़ते हैं, मगर आप उनके लेख को पूरा पढ़िए। अरविंद दिखा रहे हैं कि किस तरह वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी धड़ाम हुई है। यह बेहद चिंता की बात है। यह भी बताते हैं कि एक साल से महंगाई 6% के औसत से बनी हुई है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पीछे की तरफ सरक रही है, वो भी बहुत तेज गति से। बिजनेस स्टैंडर्ड में ही लिखने वाले आर्थिक जानकार देबाशीष बसु ने ट्वीट किया है कि अगर नॉमिनल ग्रोथ 8% है, जीडीपी 7.8% है, तो क्या मुद्रास्फीति 0.2% है? पर अगर महंगाई 6% के औसत से चल रही है तो जीडीपी उसी हिसाब से 2% पर आ जाती है। यानी हाल बहुत बुरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन के इस लेख पर ट्वीट किया है। कहा है कि केवल निवेश और निर्यात में बहुत कमी आई है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं। बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से चमक पैदा नहीं हो सकती। वित्त मंत्रालय ने अरविंद सुब्रमण्यन के लेख का विस्तार से जवाब दिया है। कहा है कि दूसरे कई आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि भारत का ग्रोथ रेट 7.8% सही है। आलोचकों ने कई बातों को अपने हिसाब से नजरअंदाज किया है। हम नहीं मानते कि नॉमिनल जीडीपी असली जीडीपी ग्रोथ से कम है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा भरोसेमंद है, इसका भी कोई तुक नहीं बनता है। क्या किसी मंत्री ने आपको यह खबर बताई है कि अगस्त महीने में मर्चेंडाइज निर्यात में गिरावट आई है? पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में 6.9% की गिरावट आई है। इस साल तो लगातार 7 महीने से गिरावट देखी जा रही है। अब आप ही बताइए, जब निर्यात का इतना बुरा हाल है तो जीडीपी 7.8% बढ़ सकती है। अगस्त में मर्चेंडाइज निर्यात में व्यापार घाटा 10 महीने में सबसे अधिक दर्ज हुआ है। मिंट में गुलविन औलख की रिपोर्ट है कि भारत में स्मार्टफोन का बाजार सिकुड़ता जा रहा है। 2022 के साल से ही इसमें गिरावट आने लगी, जबकि 2015 से 21 के बीच काफी उछाल आया। 2021 में 16 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बिके थे। इस साल 14.5 करोड़ का अनुमान बताया जा रहा है। 14 साल में पहली बार लगातार 2 साल गिरावट देखी जाने वाली है। क्या ये सारे आंकड़े नहीं कह रहे हैं कि हिंदू सुख में डूबी जनता की जेब खाली होती जा रही है? वो अपना आर्थिक दुख किसी से कह नहीं पा रही है। $1 83.19 का हो गया। यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। एक तिमाही में उछाल से इतना मत उछलिए। लोगों को समझ आ रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो देखने में सतरंगी हैं, असलियत कुछ और है। अगर जीडीपी इस तरह से लहलहा रही है तो फिर आप बताइए कि इस खबर का सामना किस नजर से करना चाहेंगे कि भारत में पिछले 5 साल में 47% लोगों ने जीवन बीमा की पॉलिसी सरेंडर कर दी या फिर उनका नवीनीकरण नहीं कराया। सभी प्रकार की बीमा कंपनियों की पॉलिसी की बात हो रही है। जाहिर है दोस्तों और रिश्तेदारों की जगह बीमा एजेंट को बोलना आसान होता है, अपने पास पैसे नहीं है इसलिए बीमा बंद कर दो। 47% कोई मामूली संख्या नहीं है। करीब आधे लोगों ने बीमा पॉलिसी बंद करा दी। एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। एलआईसी ने अदानी समूह में निवेश किया है। इसके चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती का 12 अगस्त को इंटरव्यू छपा कि अदानी में किए गए निवेश से आज तक घाटा नहीं हुआ। 1 सितंबर को जब अदानी मामले पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई तब एक सत्र में एलआईसी को 1400 करोड़ का घाटा हुआ था। उस एक दिन में अदानी समूह के स्टॉक को 35,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अखबारों में यह भी रिपोर्ट छप रही है कि भारतीय जीवन बीमा की कमाई पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, बस यह नहीं समझते कि इतनी हालत खराब है तो आप कहते क्यों नहीं हैं। घर नहीं चल रहा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कीजिए कि कमाई पर असर है, खर्चा नहीं चल रहा है। लिखा कीजिए अंकिलों को कि एंटी मुस्लिम नफरत के नाम पर हिंदू सुख तो मिल रहा है मगर घर नहीं चल रहा है। इस साल 1 मई को रथिन रॉय ने एक लेख लिखा। रथिन रॉय लंदन के एक थिंक टैंक
ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओडीआई के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने बताया कि भारत के 80 करोड़ लोग एक महीने में मात्र 7,500 रुपए ही कमाते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि 80 करोड़ किस हाल में जी रहे हैं? यही वो सच्चाई है जिसके कारण टीवी पर एंटी मुस्लिम डिबेट चलता है, ताकि जनता एक काल्पनिक हिंदू सुख में डूबी रहे और सबकी नजर अपनी बदहाली पर ना पड़े। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कह दिया है कि वे सनातन पर जवाब दें और गोदी मीडिया पर सनातन पर बहस चल रही है। 10 साल गुजर गए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा किया जाता है, मगर यह नहीं बताया जाता कि चौथी और 5वीं अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर क्यों है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम काफी पीछे क्यों हैं। आपका यह राजनीतिक हिंदू सुख झूठ के साथ जीने की आदत डाल रहा है। बेहतर है अपने आर्थिक दुख को समझना शुरू कर दीजिए, हिंदू सुख का झूठ समझ आ जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।